सन ऑफ द सॉइल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज एन एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस एडिटोरियल में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सब्सिडी है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब हेमंत बिश्व शर्मा ने कुछ कमेंट किया है फर्टिलाइजर जिहाद। और फर्टिलाइजर जिहाद क्या होता है? लव जिहाद तो हम लोग सुन रहे थे, ये फर्टिलाइजर जिहाद क्या होता है? ओके, सी, इनका जो कंसर्न है ना, वो हमेशा से वो कंसर्न है कि जो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर हो रहा है। और जब ओवर यूज करते हो तुम फर्टिलाइजर का ना, इट सिंपली मीन्स दैट तुम क्या कर रहे हो, सॉइल को खराब कर रहे हो, ठीक है। तुम ज्यादा प्रोडक्शन को लाने के लिए एक तो सॉइल खराब कर रहे हो, ऊपर से जो हेल्थ है, जो बेनिफिट है उस फल का, उस वेजिटेबल का, उस जो भी क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स अब पाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसी को हेमंत विश्व शर्मा जो है वो उठा रहे हैं। You can see out here dog whistle in Indian politics are common. It means that Indian politician बहुत बार बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट को उठा करके उजागर करते हैं, ठीक है। Yet Assam CM Hemant Vishwa Sharma managed to draw attention with a new variety fertilizer jihad. एक नया वेराइटी ऑफ कंसर्न, एक पॉइंट को उन्होंने उजागर किया है जिसका नाम क्या है, फर्टिलाइजर जिहाद। Okay, in his public speeches, he has linked this attack to adverse impact of fertilizer on soil quality. मैंने अभी बताया ना कि ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ओके, जो सॉइल की क्वालिटी जो खराब हो रही है उसी को ये फर्टिलाइजर जिहाद का नाम दे रहे हैं, कि फर्टिलाइजर जिहाद करके सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है, और उसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ जो है वो भी अफेक्ट हो रहा है। It simply means that कि हेमंत विश्व शर्मा wants to move from the fertilizer world to the organic world, ठीक है। अब ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक खाद अगर की बात करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करें, तो सिंपली समझो कि काउ डंग का अगर यूज तुम कर रहे हो मैन्योर बनाने में, या फिर तुम जो भी वेजिटेबल हैं या फिर जो भी तुम्हारे घर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको अगर सड़ा गला के उसको मैन्योर बना रहे हो और उसके बाद फिर उसे तुम सॉइल में डाल रहे हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और इस तरह के फर्टिलाइजर का यूज करने से तुम्हारे हेल्थ के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि तुम जब फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो तुम क्या यूज कर रहे हो, तुम अमोनियम नाइट्रेट यूज कर रहे हो, तुम डीएपी यूज कर रहे हो, तुम उसके बाद फिर पोटासियम क्लोराइड यूज कर रहे हो, तुम मल्टीपल टाइप्स ऑफ केमिकल्स अपने अंदर डाल रहे हो। और ये सारे केमिकल्स का क्या रोल हो जाता है फिर? एडवर्स इफेक्ट तुम्हारे ह्यूमन हेल्थ पर होगा, इवन तुम्हें कैंसर जैसे बीमारियों को भी झेलना पड़ेगा। तो आज जो तुम्हें बीमारियां हो रही हैं ना, उसका मेन कारण यही है कि तुम खा क्या रहे हो। अब यहाँ पर ये आर्टिकल पूरी तरह से हेमंत विश्व शर्मा को टारगेट कर रहा है, और बोल रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो फूड सिक्योरिटी के खिलाफ कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, श्रीलंका का जब पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, श्रीलंका वाला जो मुद्दा है वो इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो है, वॉच दैट वीडियो कि क्यों श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है। ओके, अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसमें टूरिज्म का फेलियर तो था ही, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। उसके साथ-साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन के ऊपर उनका मूवमेंट। यानी कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने कह दिया था कि फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं करेंगे, 2021 की बात है। और उसकी वजह से क्या हुआ, उनका प्रोडक्शन बहुत ही शार्पली डिक्लाइन किया। जब वो प्रोडक्शन डिक्लाइन किया तो वो फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराने लगे, जिससे उनका फॉरेक्स रिजर्व डाउन हुआ। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, फूड प्रोडक्ट को नहीं इंपोर्ट कराते हैं, हम लोग मोस्टली अपने ही घर में फूड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर बाहर से मंगाएंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो होगा वो डाउन होगा। तो हेमंत विश्व शर्मा जो कह रहे हैं वो बहुत सही चीज कर रहे हैं, कि सॉइल की फर्टिलिटी को अगर बचाना है, हमारे अपने जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को बचानी है, उसकी क्वालिटी को बचानी है, तो फर्टिलाइजर कम से कम यूज करना है।
और अगर ह्यूमन के हेल्थ को बचाना है तो फर्टिलाइजर कम से कम यूज करना है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव जानते हो क्या है? इसका दुष्प्रभाव है तुम्हारा लॉस इन प्रोडक्शन। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, फूड स्कैरसिटी। ठीक है, मतलब हमारा उतना उत्पाद ही नहीं होगा अगर हम लोग ऑर्गेनिकली मूव कर रहे हैं, और प्राइस भी बहुत ज्यादा भाग जाएगा। तो प्राइस इन्फ्लेट कर जाएगा, एज वेल एज जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा डीप डाउन हो जाएगा, जिससे कि फूड स्कैरसिटी हो जाएगी। और यही कारण है कि ये पूरा आर्टिकल में हेमंत विश्व शर्मा को सुना रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है? अब दोनों एक सिक्के की दो पहलू है, एक अच्छा एक बुरा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो प्लीज गो टू द ऑर्गेनिक, मूव टूवर्ड द ऑर्गेनिक। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे ही वो क्या करने लगेगी, फोकस करने लगेगी फूड प्रोडक्शन के ऊपर, वो फर्टिलाइजर का यूज करेगी ही करेगी। द की पॉइंट हियर इज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर यूज विच इज वन ऑफ द पिलर ऑफ विच इंडियाज फूड सिक्योरिटी रेस्ट। मैं फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा था। तो फर्टिलाइजर का यूज करने का मतलब यही है कि हमारी फूड जो सिक्योरिटी है वो बची रहे। ठीक है, हमारी खाद्य सुरक्षा जो है वो जिस तरह की है उसी तरह की रहे, उसमें कोई भी गिरावट ना है। एंड फर्टिलाइजर ओवर यूज, जो दूसरा पॉइंट है वो फर्टिलाइजर का ओवर यूज है, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज कर जा रही है। The overuse or irrational use has less to do with the community identity of farmer. Instead, it has lot to do with the subsidy policy. अब यहाँ पर एक और एंगल आया सब्सिडी का। देखो, ये तो अभी तक बात चल रही थी कि सब्सिडी जो है वो खराब होती है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो कि 100 रुपया का चीज में 40 रुपया माफ कर दे रहे हो, वो सब्सिडी हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है कि तुम क्या करो, ये चीज का यूज करो। ओके, जब तुम सब्सिडी दे रहे हो ना, इट मींस दैट कि तुम्हें एक चीज सस्ते में मिल रही है, और ऐसा करने की वजह से तुम उस चीज का ओवर यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यही प्रॉब्लम है कि सब्सिडी पॉलिसी से क्या हो रहा है, फार्मर आर यूजिंग मोर एंड मोर फर्टिलाइजर, एंड दैट इज हिंडरिंग आवर क्वालिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। यू कैन सी आउट हियर, इंडिया की सब्सिडी फर्टिलाइजर इंप्रूव यील्ड। एक मिनट, इंडिया की जो सब्सिडी है वो क्या करती है, फर्टिलाइजर की वजह से यील्ड में इंप्रूवमेंट होता है। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इंप्रूव होता है। कम प्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो, फर्टिलाइजर डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 2023 टू 1.7 लाख करोड़। इस साल का अगर तुम बजट देखोगे ना, तो 1.75 लाख करोड़ जो है वो क्या है, बजट में है। 43% ऑफ ओवरऑल सब्सिडी बिल ऑफ अबाउट 4 लाख करोड़। अगर 4 लाख करोड़ का सब्सिडी दे रहा है सरकार, तो उसमें 43% जो है ना वो फर्टिलाइजर पर है। तुम ही लोग सोचो ना कि इतना ज्यादा क्या दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है फर्टिलाइजर पर। ओके, जो कि बहुत ही लार्जर अमाउंट ऑफ फ्रीबीज है एक तरह से। अब इसके ऊपर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी एक बून है ऐसे किसानों के लिए जो कि बिहार में रहते हैं, क्योंकि ये गरीब किसान हैं, जो झारखंड में रहते हैं, जो उड़ीसा में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। वहीं पर यहाँ जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी जा रही है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, वो क्या हो जाता है एक तरह से, तुम समझ लो ना कि आ, देखो, कॉमर्शियल क्रॉप की तरह समझो। जो वीट है ना, जहां पर यहाँ पर बिहार झारखंड के लोगों के लिए जो सबसिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि जीवन यापन के लिए जो क्रॉप है, वही कॉमर्शियल क्रॉप बन जाता है पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए। ओके, तो अगर कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, तो ये तो बात गलत है। लेकिन फार्मर में तुम भेदभाव नहीं कर सकते हो। यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल भी होता है। जिस दिन तुम 10 रुपया फ्री में दे दियो ना, तुम हर साल अगर 10 रुपया फ्री में नहीं दोगे तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। और अगर तुम ज्यादा फ्री में देखोगे तो देखो ना, 1.7 लाख करोड़ का तुम जो पैसा बांट दे रहे हो, वो एक तरह से तुम फ्री में बांट दे रहे हो ना।
और ये ज़रूरत है तुम्हारे फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन क्या जो कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा का, क्या यहाँ पर हम लोग रोक नहीं सकते हैं? क्योंकि वो लोग, एक फार्मर जो है वो लैंड रोवर से चल रहा है, वो उसके पास बीएमडब्ल्यू कार है, और यहाँ का जो फार्मर है बिहार झारखंड का, वो लिट्टी और सतुआ खा के अपना पूरा दिन बिता दे रहा है। तो दोनों में अंतर है। सब्सिडी जहाँ यहाँ पर इन लोगों को मिलनी चाहिए, वहीं पर यहाँ पर इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो ठीक से हो नहीं पा रहा है। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो। Subsidy for food and fertilizer which are linked make up almost 90% of the subsidy bill। जितना सब्सिडी बिल है उसमें फूड और फर्टिलाइजर मिला दे तो 90% हम लोगों का खाद्य सुरक्षा में ही चल जाता है। बताओ, खाद्य सुरक्षा में 90% हमारा सब्सिडी चल जाता है, जबकि मेरे हिसाब से ज़्यादातर एजुकेशन में जाना चाहिए था, उसके बाद फिर हेल्थ में जाना चाहिए था, और ऑफ कोर्स इसमें एक लार्जर चंक, कम से कम 50% हमारी खाद्य सुरक्षा के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 50% एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी होना चाहिए था। तो आप क्या कर रहे हो कि पूरा एक ही तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, ये भी एक गलत पॉइंट है। यू कैन सी आउट हियर, therefore Sarma position of fertilizer is inconsistent with the government of India encouragement of their use। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है, हेमंत विश्व शर्मा अभी बीजेपी गवर्नमेंट चला रहे हैं आसाम में, ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, और दोनों के जो मत हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहे हैं। जो एक तरफ बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर का इतना सब्सिडी देना बंद करो, इतना ओवर यूटिलाइजेशन को बंद करो, वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि 90% अपना जो सब्सिडी है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर दे रही है। ओके, ये बात समझ में आया? नाउ instead we have a problem with a loop sided approach to fertilizer use, however there the result of हाँ, यहाँ पर however that the result of subsidy policy that has resulted in excessive urea use, यूरिया का एक्सेसिव यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द सब्सिडी। तुम फ्री में दे रहे हो और ज्यादा वो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सस्ता है ना, सस्ता है तो अधिक यूज कर दे रहे हैं, और अधिक यूज करने से सॉइल के हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। द आंसर इज टू सब्सिडी रिफॉर्म, ब्लेमिंग फार्मर इज मीनिंगलेस। फार्मर को ब्लेम मत करो। यहाँ पर जो राइटर बोल रहा है वो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, इसमें फार्मर को काहे ब्लेम दे रहे हो? सब्सिडी में रिफॉर्म करो, कम और सब्सिडी दो। सब्सिडी देना पड़ेगा फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कम दो, और फार्मर को ब्लेम मत करो। शर्मा स्टैंड इफ फॉलोड वाइडली कैन अंडरमाइन फूड सिक्योरिटी। अगर तुम पूरी तरह से शर्मा के पॉइंट को समझ जाते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो, तो उससे तो खाद्य सुरक्षा के ऊपर खतरा आ जाएगा, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक जाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखो, एवरीवन नीड टू लर्न फ्रॉम द श्रीलंका's एक्सपीरियंस। लंका में जो हुआ वो एक्सपीरियंस समझना पड़ेगा, जिसने कि 2021 में क्या किया था, बैन कर दिया था सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को। 2021 में बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को नहीं लाएंगे, जिससे कि क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन ऑफ फूड जो था वो ड्रास्टिकली डिक्रीज किया, जिसके वजह से उसे फूड को इंपोर्ट कराना पड़ा। इसके ऊपर एक हम लोग ये भी देखने वाले हैं, लेट मी शो यू। लंका लिफ्ट इंपोर्ट कर्व ऑन 286 आइटम। जब वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना, तो क्या करने लगा श्रीलंकन गवर्नमेंट ना, क्योंकि देखो फॉरेक्स रिजर्व उसका ड्विंडलिंग हो रहा था, खत्म हो रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ऐसे केस में श्रीलंका ने ये डिसाइड किया कि फॉरेक्स रिजर्व को बचाने का एक सबसे बड़ा कदम ये होगा कि बाहर से जो सामान मंगाया जाता है ना, उसको बंद कर देते हैं मंगाना ही। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आइटम के ऊपर उसने क्या किया, कर्व लगा दिया। यू कैन सी आउट हियर 286 आइटम के ऊपर अभी अभी कर्व को खोला गया है कि अच्छा ठीक है, ये सारे चीज भी मंगा सकते हैं अब, क्योंकि जैसे व्हीकल इंपोर्ट होता है ना, नहीं चलिए, व्हीकल इंपोर्ट जो होता है ना, गाड़ी ये सब का जो इंपोर्ट होता है, वो क्या किया गया है, खोल दिया गया है। पहले गाड़ी इंपोर्ट को भी बंद कर दिया गया था। अब जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज का ही इंपोर्ट लाएगा, क्योंकि क्यों खड़े हो अक्षय बाबू, ये कोई टाइम है आने का? अपने हिसाब से चलोगे क्या? नहीं है तो कल से अगर टाइम पर नहीं आओगे तो मत आना, इंटर करिए।
सो यू कैन सी आउट हियर श्रीलंका लिफ्ट किया है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ नियरली 300 आइटम्स, 286 आइटम का इंपोर्ट जो था, जो बैन किया गया था, उसको अब हटा दिया गया है। ये साइन दिखा रहा है कि श्रीलंकन इकोनॉमी जो है वो फिर से उभर रहा है। हम लोगों ने बात की थी श्रीलंका के पास पैसा नहीं है खाना भी इंपोर्ट कराने का, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट कराने का। अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी बात किया है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, पढ़ाए है ना, उसके अंदर जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ठीक है, जिसके तहत वो लोन देता है ऐसे कंट्रीज को जिसका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो गया है, उसके पास कुछ भी चीज का आयात करने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, इंपोर्ट करने का पैसा नहीं है। ऐसे केसेस में अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ आईएमएफ उसने $3 बिलियन जो है उसका लोन प्राप्त किया है। और इसी के बाद फिर क्या हुआ है कि कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट जो है उसको खोल दिया गया है। समझ में आया? वेरी गुड। तो श्रीलंका का पॉइंट जब हम लोगों ने देखने लगा फर्टिलाइजर करते करते, क्योंकि यहाँ पर भी आया था और दोनों जो हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हुए थे, तो हम लोगों ने देख लिया। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इन डॉग विशल इन इंडियन बट इट्स इन एवरीवन इंटरेस्ट नथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग। देखो लास्ट में यही बोल रहा है कि कुछ भी कोई भी बोले, शर्मा कुछ भी बोले, सच्चाई तो यह है कि फूड सिक्योरिटी से छेड़छाड़ होना एक ड्रास्टिक स्टेप होगा, और मैं इस बात को मानता हूं। देखो दोनों पॉइंट है, तुम लोगों को लास्ट में मैं ये बता दे रहा हूं कि अगर तुम ऑर्गेनिकली मूव करोगे और ऑर्गेनिक मूव करोगे तो उससे तुम्हारा फूड सिक्योरिटी पर खतरा आएगा। और इतना पॉपुलेशन है 140 करोड़, सब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का लार्जर अमाउंट जहां फूड इंपोर्ट पर पड़ा तो दिक्कत हो जाएगा। ये बात समझ में आया तुम लोगों को? ओके। और अदर बेनिफिट तो है ही ऑर्गेनिक जाने का, हेल्थ बेनिफिट है, सॉइल बेनिफिट है, वो सब तो पॉइंट है, लेकिन फूड सिक्योरिटी जो है ना उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये बात ये आर्टिकल कह रहा है। अब मैंने पहले भी बताया है कि तुम्हें इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। मींस पर्सपेक्टिव से तुम्हारे को एक डायरेक्शन मिल गया कि सब्सिडी जरूरी है कि नहीं है, ओके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरी है कि नहीं है। दोनों में तुमको दो दो तीन तीन पॉइंट मिल गया, ओके। अब ये पॉइंट को तुम क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से इलाबोरेट करके लिख के दिखा सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या है, घाटा क्या है, और करंट पर्सपेक्टिव में तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। फर्टिलाइजर जो है वो तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो जो भी शब्द थे, अब जैसे कि है कि फर्टिलाइजर क्या है, तो सब्सिडी तो समझ गए। अब फर्टिलाइजर मैं तुमसे पूछूं कि फर्टिलाइजर होता क्या है, ओके, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं फर्टिलाइजर में, तो ये सारे जो पॉइंट है ना वो तुमको इन डेप्थ में जाके समझना होगा कि नाइट्रोजन का यूज क्यों होता है। जैसे कि मैं अगर पूछूंगा कि नाइट्रोजन क्यों चाहिए प्लांट को, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फॉस्फोरस क्यों चाहिए, पोटासियम क्यों चाहिए, ओके। सो इतना जब अगर तुम सुन रहे हो कि फर्टिलाइजर है तो क्या फर्टिलाइजर होता है ये भी तो आना चाहिए ना। यही तो इन डेप्थ एनालिसिस है किसी भी चीज का। सो यू कैन सी आउट हियर फर्टिलाइजर कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं और सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। इसी को बैन कर दिया था श्रीलंका 2021। अब ये जो है वो एनपीके है, एनपीके, इसमें नाइट्रोजन रहेगा। जितने सारे भी तुम यहाँ पर केमिकल देख रहे हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रेट, अमोनिया, अमोनिया NH3 देख रहे हो ना, ये सब नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। या यूरिया, यूरिया में भी क्या है तुम्हारा नाइट्रोजन है। अमोनियम नाइट्रेट को हटा करके यूरिया का यूज स्टार्ट किया गया है। अब ये सब क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट, ओके। फिर उसके बाद फॉस्फोरस है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, रॉक फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, फॉस्फेरिक एसिड, डाई अमोनियम फॉस्फेट, दैट इज डीएपी। सुने हो डीएपी का यूज होता है, हाँ, डीएपी डाला जाता है, एनपीके डाला जाता है। तो डीएपी अगर डाला जा रहा है ना, तुम लोग नहीं सुने हो डीएपी के बारे में, खाली नहीं सुने हो तुम खेती वेती से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, ओके। सो डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट,
तुम तो सिल्ली से हो, तुम सुने हो डीएपी? न्यूज़ में देखा है? अच्छा, यूज़ भी किया है? ओके, तो डीएपी हो गया, एनपीके में ये तीनों आ गया और ये पोटासियम फर्टिलाइज़र है। तुम लोगों ने एमओपी का नाम सुना है? मॉप, ठीक है? वो तुम्हारा पोटासियम फर्टिलाइज़र का एक कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? अ, मॉप ही था ना? म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश, देखो पोटाश है, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम मेटाफॉस्फेट, ये सारे जो केमिकल है वो तुम्हारा क्या कंटेन करते हैं? पोटासियम कंटेन करते हैं, जो कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। रूट डेवलपमेंट के लिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री को भी तुमको जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब उसके बाद फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैंने तुम्हें बताया। मैन्योर एंड कंपोस्ट, जो भी तुम्हारा बचा खुचा है घर का, उसको सड़ा गला करके तुम मैन्योर बनाते हो, कंपोस्ट बनाते हो। उसमें तुम क्या करते हो? वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हो। ओके, केचुआ ये सब डाल करके उसको सड़ा के करके तुम 6 महीना तक रख दो, उसके बाद फिर वो बहुत अच्छा मिट्टी टाइप बन जाएगा, उसमें उर्वरता होगी। ओके, फर्टिलाइजेशन का अपने आप उसमें गुण होगा। एनिमल एक्सक्रेटा जैसे काउ डंक हो गया, प्लांट का वेस्ट, ह्यूमस, वर्मी कंपोस्ट आ गया ना, ब्लड मील, बोन मील, फिश मील, जो भी है, मतलब कि तुम्हारा खाद्य पदार्थों का जो बचा कुचा चीज है, वो सब को भी सड़ा गला करके तुम ऑर्गेनिक बना दे रहे हो। इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये वो है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। इट सिंपली मीन्स जैसे रॉक है, पत्थर है, ठीक है? जैसे कि जिप्सम एक तरह का पत्थर है, लाइम स्टोन जो है चूना पत्थर वो है। जब क्या होता है, कभी कभी मिट्टी जो होती है ना वो एसिडिक हो जाती है। ओके, जब एसिडिक हो जाती है मिट्टी तो उसमें हमें जिप्सम मिलाना पड़ता है, ताकि उसका जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक से कम होके बेस में आ जाए। समझ में आ रहा है? तो जब एसिडिक मिट्टी को हमको नॉर्मल करना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मिलाते हैं, जैसे जिप्सम, लाइमस्टोन, सल्फर रॉक, फॉस्फेट, ये सब मिलाते हैं। अब क्या करना, घर में जब ये अगर वीडियो चला गया, ठीक है, अपलोड हुआ, तो ये सारे मुझे तुम्हारे कॉपी में चाहिए। मुझे तुम्हारे कॉपी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में चाहिए, सब्सिडी के बारे में चाहिए, नोट्स बनाओ इस सब चीजों को। जहां नहीं समझ में आया मेरे से पूछो, ठीक है? ओके, यू कैन सी आउट हियर, नाइट्रोजन से क्या होता है? ग्रीन अप्स प्लांट, ऊपर जाते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देता है, ठीक है? फॉस्फोरस क्या करता है? रीचेस डाउन टू द रूट एंड प्रोड्यूस ब्लूम्स, नीचे रूट्स को हेल्प करता है, ठीक है? और पोटासियम ऑल अराउंड वेलबिंग को डेवलप करता है, और यही हो गया तुम्हारा एनपीके। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ठीक है? तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो भी आर्टिकल है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या करना है? थोड़ा सा रुक करके समझ करके उसको आगे बढ़ना है, ठीक है? फर्टिलाइजर हो गया, आगे बढ़े।